Good morning, बच्चों. We will start sharp at 10:35. Please join fast. Okay. Good morning, everyone. Today we will do the numerical for this chapter, and we will finish this chapter. And in the next lecture, I'm going to start with the electrochemistry. Okay. So कल हम लोगों ने काफी numericals किए थे. चलो अभी next. Ready, everybody? I hope everyone is sitting with the logbook, pen, notebook. Ready, बच्चों? Yes, ma'am. Yes. Okay. Please write on the question. Calculate. ये चैप्टर में न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए प्लीज इसको लाइटली मत लेना आप लोग. कैलकुलेट डेल्टा एस टोटल. कैलकुलेट डेल्टा एस टोटल and state whether the reaction is spontaneous or non-spontaneous, and state whether the reaction is spontaneous or non-spontaneous at 25 degrees Celsius, and state whether the reaction is spontaneous or non-spontaneous at 25 degrees Celsius. Reaction लिखो. Mercurous sulfide, इसको cinnabar भी बोलते हैं, plus oxygen gives you mercury in the liquid state plus SO2 in the gaseous state. They have given us delta H naught minus 238.6 kilojoules and delta S naught is plus 36.7 joules per Kelvin. ठीक है, दिस इज गिवन. मैंने आपको क्या बोला था, जैसे आप डेल्टा एच और डेल्टा एस देखो, सबसे पहले क्या नोटिस करना है, उनका यूनिट. करेक्ट. ठीक है. सो व्हाट वी विल डू नाउ, विल फर्स्ट कन्वर्ट डेल्टा एच नॉट टू जूल. तो माइनस 238.6 इंटू 10⁻³ जूल्स. ठीक है. अभी हम लोग को निकालने क्या बोला है, डेल्टा एस टोटल. बराबर. और पूछा है वेदर द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस और नॉट. आपको याद होगा मैंने लिखा के दिया था
डेल्टा जी नेगेटिव होता है तो स्पॉन्टेनियस, बट डेल्टा एस पॉजिटिव होता है तो स्पॉन्टेनियस, करेक्ट? So we have to first of all calculate your delta S total. What is the formula for delta S total? देखो कल लिखा क्यों दिया था, बोलो क्या है? Delta S total is equals to delta S Delta of S minus नहीं बच्चा, delta S of system plus delta S of surrounding, ये फॉर्मूला है ना अपना, अपने को delta S total चाहिए, ठीक है? तो delta S system plus delta S surrounding. अब ये जो है ना, ये वाला पार्ट, this is basically delta S of system होता है, ठीक है? That is delta S of system. We have to calculate your delta S of surrounding. बताओ क्या फॉर्मूला था डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग का, याद है? माइनस डेल्टा टी अपॉन एच। माइनस डेल्टा एच नॉट अपॉन टी। हाँ हाँ करेक्ट, चलो सब्स्टिट्यूट करो। टेम्परेचर कितना दिया हुआ है देखो, 25 डिग्री सेल्सियस मीन्स 298 केल्विन, एंड डेल्टा एच कितना है, माइनस ऑफ माइनस 238.6 into 10 raised to 3 divided by 298. चलो मल्टीप्लाई कर दो पहले इसको, you will get 2386000, एक जीरो चला जाएगा, you will get here 298. इसका लॉग एंटी लॉग करके पहले आंसर निकालो और यहाँ पर ऐड करके दोनों को आंसर बोल दो, हो गया। समझा क्या बच्चों? Got yes everybody? ma'am. Delta S of system is already given ना, this is your delta S of system, ये रहा, ठीक है? And whatever answer you are going to calculate is delta S of surrounding. Just add over here, tell me the answer. अगर positive आता है means it is your spontaneous reaction, और delta S total अगर negative आता है means it is your non spontaneous reaction, ठीक है? चलो कर लो इतना फटाक से मैम, और मुझे आंसर बोलो। हाँ आपने दूसरा भी ये दिया था फॉर्मूला, डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू डेल्टा एस माइनस डेल्टा एच अपॉन टी। तो उसका, अरे कौन सा फॉर्मूला था, वापस बोलो। सर आपने सॉरी मैम, आपने फॉर्मूला लिख के दिया था ना, डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू डेल्टा एस माइनस डेल्टा एच अपॉन टी। माइनस तो नहीं वो बच्चा, हम यूज कर सकते हैं इसका। डेल्टा एस टोटल कहाँ लिखा था, मेरे को नहीं आया। Means हाँ delta is डेल्टा एस equals to टोटल बोला इज था, इक्वल टू सिस्टम प्लस सराउंडिंग ही दिया था। no दूसरा ma'am भी दिया और था एक दिया मैम। था, अच्छा कौन सा, जरा बताओ। delta S minus delta H upon T. अच्छा वो क्या, ओके ओके। हाँ वो डेल्टा एस डायरेक्टली इज यूज कर इक्वल टू सकते हैं ना। डेल्टा एच माइनस टी, डेल्टा एस डेल्टा माइनस, डेल्टा जी रहेगा इधर, डेल्टा जी इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला बोल रहे हैं क्या? नहीं मैम, दूसरा No है, डेल्टा ma'am. एस टोटल इज इक्वल टू डेल्टा हाँ एस माइनस डेल्टा एच अपॉन टी। वही तो लिखा ना बच्चा, माइनस डेल्टा एच अपॉन टी, खाली यहाँ पर सराउंडिंग लिखा और यहाँ पे हाँ मिस, माइनस उसके डेल्टा जगह एच पे नॉट अपॉन सब्स्टिट्यूट टी। किया मिस, सेम है। हाँ यस सेम सेम वही फॉर्मूला यूज किया, समझा? यू आर राइट। पर अपने को भी यहाँ पे सिर्फ सराउंडिंग चाहिए ना, डेल्टा एस टोटल के लिए सिस्टम प्लस सराउंडिंग, यू कैन सी ओवर हियर सिस्टम इज गिवन, ये अभी डेल्टा एस दिया है मींस इसका कुछ तो यूज रहेगा, so they have given us here delta s of surround system, we have to calculate for delta s of surrounding, तो इधर सब्स्टिट्यूट करके इन दोनों को ऐड करो, समझा? जो तुम बोल रहे हो वो फॉर्मूला से भी कर सकते हैं, वो भी बराबर है। ओके मैम। करो तब तक मैं और सम ढूंढती हूँ किधर है क्या टेक्स्ट बुक के पीछे, क्योंकि मैंने सब सॉल्व नहीं किया। हो गया, कितना आंसर आया? मैम चैट पे डाला, कितना आया बच्चों? ये तो प्लस आया रहेगा, प्लस हाउ मच? 800.67। हाँ 0.7, 67, ओके 67 यूनिट क्या आएगा? जूल्स पर केल्विन। अब डेल्टा एस टोटल कितना आ जाएगा, ऐड करो। करेक्ट, ऋषि ने भेजा है मुझे ऑलरेडी आंसर, बराबर है ऋषि। डेल्टा एस ऑफ टोटल विल बी कितना हो जाएगा, 837 पॉइंट कितना है, ये कितना है 36.7, और ये है 800.67।
7, 13 carry 1.37 ना. Unit will be joules per Kelvin. चलो बताओ, ये पॉजिटिव आया ना आंसर. So reaction is spontaneous or non-spontaneous? बच्चों, Spontaneous. correct. Write down. Delta S total is greater than 0. Therefore, the given reaction is spontaneous at 25 degrees Celsius. The given reaction is spontaneous at 25 degree Celsius. अब तक हम लोगों ने कुल मिला के 10 सम तो किए क्या? पूरे चैप्टर में ज्यादा किए रहेंगे ना. चलो हो गया. Everybody got this answer, बच्चों? Please reply. नहीं मिस, थोड़ा गलत हुआ लगता है. हाँ करो करो, कोई बात नहीं. किधर गलत हो गया बताओ? इधर लॉग में. हाँ मिस. हाँ ठीक है, कर लो हो जाएगा तो बोलो, फिर मैं नेक्स्ट सम देती हूँ. तुम लोग मैं दूसरा सम देखती हूँ टेक्स्ट बुक के पीछे वाला किधर है. मिस 800.7 आ रहा है वो. हाँ कोई बात नहीं, बराबर है ना, एक ही बात है बच्चा. Ma'am, how did you get 837.37? टोटल है वो. ये इसका एडिशन, दिस प्लस दिस, टोटल. We have to calculate your delta S total ना. So delta S of system is given over here 36.7 plus delta S of surrounding को ऐड किया, so you will get over here 837.37. समझा? Yes. You have to add that. Total चाहिए ना अपने को. इसे टेक्स्ट बुक के पीछे के भी मैक्सिमम मैंने ले ही लिए हैं. डन मिस. डन, सबका आ गया आंसर. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो. अभी ये थोड़ा बड़ा है सॉल्व करने में. रेडी? मुझे एक्चुअली ये साइड पर आ जाए. लास्ट ये सब क्वेश्चंस है ना, टेक्स्ट के पीछे के क्वेश्चंस थे, इसको भी इन लोगों ने सॉल्व एग्जांपल में डाल दिया. चलो, कैलकुलेट डेल्टा जी फॉर द रिएक्शन. इसका स्पॉटलाइट बढ़ाती हूँ जरा. Calculate delta G for the reaction at 25 degrees Celsius at 25 degree Celsius. Reaction लिखो बच्चों. CO, carbon monoxide in the gaseous state, plus 2 hydrogen, again in the gaseous state,
gives you CH3OH. This is also in the gaseous state. ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन gives you methanol, और इसका डेल्टा G नॉट is given as -24.8 kilojoules per mole. लिखा? Done this much? Yes, ma'am. Next line. The partial pressures of gases are. The partial pressure of gases are. Partial pressure of CO is 4 bars. Partial pressure of H2 is 2 bar. And partial pressure of CH3OH is also 2 bar. ये इतना दिया हुआ है. And we have to calculate here delta G. ठीक है, अभी देखो हाँ, डेल्टा जी हम लोग को निकालना है, तो दो फॉर्मूला है. डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस. अभी डेल्टा एस वगैरह तो दिया है नहीं. डेल्टा जी नॉट इज गिवन, so which formula we are going to use? I will use over here delta G is equals to delta G naught plus 2.303 RT log to the base 10. Do you remember QP? कल ही किया था हमने. Do you remember this formula बच्चों? डेल्टा G naught, डेल्टा G is equals to डेल्टा G naught, ये किया था कल. ठीक है, अभी देखो मुझे R पता है, करेक्ट, T भी पता है, 25 डिग्री सेल्सियस है. G naught is also I know, but I do not know the value for QP. Correct? How will you calculate QP? You can see some Miss, things are product given upon to you. reactor. हाँ, correct. So we will write down here QP is equals to partial pressure of methanol divided by प्रोडक्ट हो गया. उसके बाद क्या लिखेंगे? पार्शियल प्रेशर ऑफ CO इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2. इसका स्क्वायर हो जाएगा. क्यों स्क्वायर हो जाएगा? सी द रिएक्शन हियर. वी हैव अ कोएफिशिएंट हियर. करेक्ट, वी हैव अ कोएफिशिएंट ओवर हियर. सो मिथेनॉल का कितना प्रेशर है? मिथेनॉल का प्रेशर कहाँ गया? मुझे दिख के नहीं रहा. 2, हाँ, डिवाइडेड बाय CO का प्रेशर कितना है? 4, और इसका प्रेशर है 2 स्क्वायर, मतलब 2/16, मतलब 1/8. तो कितना हो जाएगा? 0.81 सा 0.125 इज इट ओके? ये सबको समझा? QP का वैल्यू कैसे आ गया? पहले इतना बोलो. हैव यू ऑल अंडरस्टूड दिस? Yes, ma'am. Yes, ma'am. एवरीबॉडी, Yes, miss. गर्ल्स, बॉयज, एवरीवन? किसी को कुछ डाउट है यहाँ तक? ओके. अभी पहले तो सबसे पहले कन्वर्जन करेंगे ना. देखो ये किसमें दिया हुआ है? किलो जूल दिया हुआ है, इसको जूल्स में करेंगे. तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ अभी, ये अपने को आ गया QP. ठीक है, फिर डेल्टा G नॉट लिखेंगे -224.8 इंटू 10⁻³ जूल्स पर मोल. तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर दो, -248,000. तो ये 1 0 चला गया. जूल्स पर मोल. और क्या चाहिए? R इज 8.314 जूल्स पर मोल पर केल्विन. एंड टेम्परेचर दिया हुआ है 25 डिग्री सेल्सियस, मतलब मिस, वहाँ क्यू 25 कैसे आया? + 2 एक मिनट, क्या बोल रहे हो? क्या? किधर? मिस, ये ऊपर आपने क्यू लिखा है ना? ये मिस नहीं, वो डेल्टा G नॉट में. 0 कट किया है. क्या बोल रहे हो? समझा नहीं. क्यों नॉट? ये अच्छा, हाँ मिस. नहीं मिस, वो नीचे ये 248,000 पॉइंट क्यू. अच्छा, वो 0 है. ये बोल रहे हो? मिस, नहीं आपने मिस, वो 0 नीचे कट नीचे. किया है ना. कट किया है ना. किधर कट किया? मुझे क्यों नहीं दिख रहा? अच्छा हाँ, ये बोलिए. ये अच्छा, हाँ वो मिस. क्यों नहीं है, वो 0 कट किया है.
ये देखना 24.8 और 3 जीरो ना, तो एक के बाद पॉइंट लगाएंगे तो ये जीरो चला जाएगा ना, इसके लिए वो कट किए है। क्यों नहीं है? हाँ मिस बराबर। इतना समझा? गिवन गिवन समझा सबको? पहले इतना गिवन लिखो, फिर मैं बताती हूँ उधर कैसे करना है। पहले करो इतना, फटाफट लिखो। There are two ways, huh? Either you convert it to joules or you convert this into kilojoules. So into 10 raised to minus 3 करना पड़ता है इधर, अगर इसको किलो जूल्स में करते तो। हो जाएगा तो बोलो बच्चों। I hope you all understood this. Done? This much is done? हाँ हाँ, चलो अभी सब्स्टिट्यूट करते हैं। डेल्टा जी इज इक्वल्स टू, डेल्टा जी नॉट कितना था? -24,800, ठीक है, प्लस आर इज 8.314, टी इज 298, log to the base 10 of कितना था? 0.125। चलो -24,800 प्लस 8.314 इंटू 298 log to the base 10। क्या करूँ इसका? बार वन करके करूँ या तो शिफ्ट करके मैम करती हूँ? चलो 1.25 इंटू 10⁻⁻1 करके करते हैं। चलो सिंपल करके करते हैं। So -24,800 प्लस 8.314 इंटू 298, ये हो जाएगा log ऑफ 1.25 प्लस log ऑफ 10⁻⁻1। समझा? मैम आपने 2.303 नहीं लिया? ओह आई एम सो सॉरी। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। हाँ यार, अच्छा हुआ बोला, इधर लिख देती हूँ 2.303 मल्टीप्लाइड। अच्छा हुआ बोला, थैंक यू थैंक यू। चलो अभी ये पहले करो। log ऑफ 12 में 5 देखो जरा, -24,800 प्लस 2.303 इंटू 8.314 इंटू 298। आगे बोलो। log ऑफ 12.5 में, सॉरी 12 में 5 बोलो। 0969। 0.0969 एंड log ऑफ 10⁻⁻1 इज -1। समझा बच्चों मैंने कैसे किया? अभी इसमें से वन में से सब्ट्रैक्ट करो तो 1.0000 0.0969, तो ये हो जाएगा 0, दिस इज 9 9 10 1, फिर ये हो जाएगा 3 0 9 0 पॉइंट माइनस में आएगा, ठीक है। तो ये हो गया अभी -24,800 प्लस 2.303 इंटू 8.314 इंटू 298 इंटू माइनस में आएगा ना, -0.9031।
अभी वापस से -24800, ये माइनस प्लस माइनस कर दो, समझा बच्चों। फिर ये हो गया 2.303 इंटू 8.314 इंटू 298 इंटू 0.9031। पहले इतना सॉल्व करो लॉग एंटी लॉग से और फिर उसको ऐड करो। समझा कितना बड़ा समय, देखो क्लियर। हेलो, समझा क्या बच्चों मैंने क्या बोला? हाँ इसको अभी आपको लॉग एंटी लॉग से सॉल्व करना पड़ेगा पहले। तो साइड में करो लॉग ऑफ 2.303, फिर प्लस log of 8.314 प्लस log of 298 प्लस log of, इसको चाहिए तो 90 बना दो, 90.31 इंटू 10⁻⁻²। log of 303 कितना है? 0.3623 ना, और इसका है 0.9198। 298 का log कितना है? 298 का log कितना है? 4742। 4742। ओके, और 90 में 31 का log देखो। तुम लोग को समझ रहा है क्या मैं क्या कर रही हूँ बच्चों? सबको समझ रहा है व्हाट आई एम डूइंग एग्जैक्टली? हाँ बेटा एवरीबडी? मैम पवन 9557। 9557 ना, 9557। चलो देखते हैं आंसर आता है क्या। हो गया 10 17 20 कैरी 2 11 13 13 और 4 कितना होता है? 17 17 एंड 5 22 कैरी 2, ये हो गया 8 9 9 एंड 7 16 16 और 5 21 कैरी 2 5 14 18 18 और 9 कितना होता है? 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ना, 27 और ये हो जाएगा 2, तो ये हो गया 5। तो इसका लॉग का आंसर कितना आया? 5.7120 इंटू 10⁻²। इसका एंटीलॉग देखो, 71 में 20, पता नहीं आएगा अभी कि नहीं आंसर, देखो जरा। 71 में 20, 5152। हाँ बराबर आया, मतलब 5152। देखो अभी मैंने इधर पॉइंट लगाया, इंटू 10⁻5 इंटू 10⁻², मतलब 5152 इंटू 10⁻3, करेक्ट? समझा? इसको मल्टीप्लाई कर दो, 5152 0 0 0 1 2 3, तो ये तीनों नंबर्स उड़ गए, मतलब ये मेरा आया कौन सा आंसर? ये सॉल्व करके पूरा आंसर आया। तो एक्चुअली में मेरा आंसर क्या है? -24800 माइनस ये नंबर 5152। समझा बच्चों? फिर इन दोनों को ऐड करो, -24800 और किधर गया 5152, तो ये 25992, ये देखो ये मेरा आंसर आ गया, -29952 जूल्स। किलो जूल्स के लिए 1 2 3, -29.952 किलो जूल्स। समझा सबको? सम कैसे सॉल्व किया वापस बताती हूँ, देखो। सी एवरीबडी हियर, देयर आर 2 मेथड्स टू डू दिस। पहला थिंग, ये तो सिंपल है, ये तो वैसे ही लिखना है। You can take out the log of this, तो you will get it in the bar 1 point, यही आता था आंसर, किधर गया? 0969 ही आता था, करेक्ट? फिर आप उसको वैसे ही लिखते 0969 -1 करते, तो मैंने कैसे किया? I have just shifted this point to this side, तो ये हो गया 1.25 into 10⁻⁻1। Now log is applicable to this also and this log is applicable to this also। तो पहले हम लोगों ने 1.25 का log निकाला, we got this number, ये सब वैसे लिखा, ठीक है? And then log of 10⁻⁻1 is -1, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करके I got this answer। तो ये पूरा टर्म वैसे ही लिखा, देखो माइनस ये पूरा सेम है, खाली यहाँ पे -0.9031 लिखा। Now this plus minus becomes minus
और ये पूरा टर्म ऐसे ही रखा। इतना समझा पहले, इतना बोलो। इज इट ओके? Yes, ma'am. हेलो। हाँ, अभी उसके बाद देखो बच्चों, वी हैव टू सॉल्व दिस पार्ट ना फर्स्ट, क्योंकि जब तक ये सॉल्व नहीं होगा तब तक मैं ये सॉल्व नहीं कर सकती। तो मैंने पहले इन सबका लॉग निकाला। कैसे निकाला? log of 2.303, log of 8.314, log of 298। और मैं ना हमेशा अवॉइड करती हूँ जीरो वाला नंबर, बिकॉज आई डोंट वांट एनीथिंग इन द बार्स। सो व्हाट आई विल डू, आई जस्ट मेड इट 90.31 into 10⁻²। ठीक है, अभी आपके सामने इन सबका लॉग निकाला, इन सबको ऐड किया, तो आई गॉट व्हाट आंसर, दिस वन। दिस इज माय आंसर आफ्टर एडिशन ऑफ लॉग। ठीक है। अभी लॉग का कैसे लिखा देखो, इधर 5 पॉइंट डाला। इसका एंटी लॉग लेंगे ना अभी, दिस इज द एंटी लॉग फॉर दिस। सो अभी आया 5152, इधर एक पॉइंट डाला, 10⁵ इधर आ गया, 10⁻², मतलब 10⁻3, इधर पे पॉइंट था, 3 जीरो उड़ गए। दिस इज योर आंसर फॉर दिस पार्ट। अभी इसको इधर सब्स्टिट्यूट करो, ऐड करो, यू विल गेट दिस आंसर। समझा? 4 मार्क्स का समय, ये कितना सिंपल है देखो। समझा कैसे कैसे लिखा है? समझा ना? ऐसे गए, फिर ये है आंसर, और फिर ये आपका फाइनल आंसर है, ये वाला डेल्टा जी, ये फाइनल आंसर है। लिखोगे? समझ रहे हैं कि वापस लिखूं मैं अच्छे से? क्लियर एवरीबॉडी? Yes. हाँ, नहीं समझा तो मुझे पूछो वापस से। एकदम ऐसे सीधा सीधा सब नहीं था ये, यहाँ पे लोग बहुत गड़बड़ करते हैं इधर ये पार्ट में, तो दे डोंट अंडरस्टैंड ओनली ये कैसे निकालते हैं। आप आपके तरीके से भी कर सकते हो, अगर आपको बार वाला बहुत अच्छे से आता है, सॉरी, अगर आपको बार वाला बहुत अच्छे से आता है ना, तब आपके तरीके से भी कर सकते हो। यू कैन मेक इट एज बार वन। फिर यहाँ पे ऐड करने के टाइम पे ना बार वन में बहुत गड़बड़ होता है, इसलिए मैं हमेशा अवॉइड करती हूँ। दो चीजें याद रखने का, हमेशा न्यूमैरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा रखने का, तो बार में नहीं आएगा। और दूसरी चीज, अगर 0 पॉइंट में कोई भी नंबर है, 0.0, 0.12, वॉट एवर इट इज, जस्ट मेक इट एज, शिफ्ट करके ना उसको नंबर बना देने का। I hope everybody understood this. Okay, Kashish is done. किसको नहीं समझा वापस से पूछो अभी प्लीज। साक्षी, अनिरुद्ध, आर्यन, जोशुआ, कन्हैया, पवन, प्रियंका, ऋषि, सानिका, श्रुति, तीनों श्रुतियां, सुजल, तन्वी, यश, 2 यश है, 2 आर्यन है, प्रशांत, सबको समझा? यस मैम। यस, प्रगति। हाँ। ओके ओके, इम्पोर्टेंट है ये सम, बहुत इम्पोर्टेंट है। चलो अभी मैं ना तुम लोग को कुछ क्वेश्चन दूंगी, तुम लोग सॉल्व करके मुझे फटाफट आंसर बताओ। जिन लोगों को न्यूमेरिकल्स में अच्छा लगता है उनको बहुत बोर हो रहा होगा। चलो डन ना? टर्न करती हूँ पेज। हाँ, डन बच्चों, शुड आई टर्न द पेज?
Please reply. हाँ ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है। अभी तुम लोग के सॉल्व एग्जाम्पल्स सभी ले लिए ऑलमोस्ट, एक आधा रह गया रहेगा, वो तुम लोग देख लो। और टेक्स्ट के पीछे के भी मैंने काफी ले लिए हैं। देखने दो कौन से बाकी है। एक मिनट रुको, मैं मेरी बुक लेके आती हूँ, एक सेकेंड, सम वाली बुक लेके आती हूँ। नहीं, सम्स भी ऑलमोस्ट लिए हैं सभी। चलो अभी तुम लोग सॉल्व करके बताओ। ये वाला हमने किया क्या? 1.6 बार वाला भी कर दिया ना? अच्छा। कैलकुलेट द वर्क डन इन द डिकम्पोजिशन ऑफ वर्क इज डन ऑन द सिस्टम और बाय द सिस्टम, ये भी किया है। Fe2O3 वाला भी किया ना? For a certain reaction, delta H naught and delta S naught is given. State whether the reaction is spontaneous or not. ये करोगे? चलो लिखो क्वेश्चन। For a certain reaction, ये सिंपल है। For a certain reaction, delta H naught is 219 kilojoules and delta S naught is minus 21 joules per Kelvin. For a certain reaction, delta H naught is equals to 291 kilojoules and delta S naught is minus 21 joules per Kelvin at 25 degrees Celsius. At 25 degrees Celsius, state whether the reaction is spontaneous or non-spontaneous. State whether the reaction is spontaneous or non-spontaneous. आपको मैं हिंट दे देती हूँ। डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट। डेल्टा जी नॉट से निकालो। स्पॉन्टेनिटी मैक्सिमम ट्राई करने का कि इसका निकल आएगा करने को। चलो शुरू हो जाओ, तब तक दूसरा क्वेश्चन देखती हूँ। काफी तो ले ही लिया है, ऐसे कुछ बचा नहीं है। Okay. Calculate the reaction. वैसे टेम्परेचर केल्विन में करके करो ना। हाँ हाँ, यस यस।
करेक्ट आंसर प्रगति। बराबर आंसर है। रुका, मैं एक सम कर रही हूँ, उसमें पीछे गई हूँ, शायद कैमरा नहीं दिख रहा होगा। हाँ करेक्ट, वेरी गुड। आई हैव गॉट सो मेनी आंसर्स करेक्ट, सबका आंसर सही है। एक मिनट, हाँ अभी मुझे बहुत अलग अलग टाइप के आंसर्स आ रहे हैं भाई। कन्हैया का और प्रगति का आंसर एकदम मैच कर रहे हैं। रिएक्शन तो नॉन स्पॉन्टेनियस। तो यश किधर गड़बड़ किया? डेल्टा जी पॉजिटिव आया कि नेगेटिव आया? सब लोग अलग आंसर कर रहे हैं। पॉजिटिव है ना मिस? पॉजिटिव में है ऋषि, कशिश, व्हाट इज आंसर? क्या दिया है? डेल्टा एच नॉट, इसको 219,000 करती हूँ। क्यों किया 000 क्यों किया? बोलो। किलो जूल्स में। जूल्स में कन्वर्ट किया, बराबर। टेम्परेचर कितना था? 298 इंटू -21, 219,000 माइनस 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 प्लस हो गया। हाँ तो डेल्टा जी 65 नॉट, हाँ तो पॉजिटिव में आएगा, मतलब रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस, ये डन है। उसको मल्टीप्लाई करके कितना आंसर आया? मल्टीप्लाई किया 6 कि to लॉग 5 निकाला? 6 to 5। 6 to 5 5, ठीक है। तो 8 है मिस। 219,000, 6 to 5 8। 6 to 5 हाँ तो हाँ मिस। 6 to 5 8, तो 8 5 2 15 1, हाँ इतना आएगा, बराबर है। दिस मेनी जूल्स, 1 2 3 पीछे जाओ, 225.258 किलो जूल्स, एंड माई रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस, है ना? क्यों नॉन स्पॉन्टेनियस? बिकॉज डेल्टा जी नॉट इज पॉजिटिव। लिखो, as the value of delta G naught is positive, the given reaction is non-spontaneous. चलो हो गया। मिस वो किलो जूल्स नेक्स्ट का क्वेश्चन, कन्वर्ट नहीं किया इसलिए गलत हुआ। कोई बात नहीं, चलेगा। ये 6477 क्या लिखा था यश? मेरे को वो समझे नहीं। मिस वही ना मिस, वो किलो जूल्स का ना 3 0 नहीं लिखा था। हाँ देखा, इसीलिए गड़बड़, इसलिए मैंने पहले बोला हमेशा यूनिट देखने का। हाँ मिस। चलो नेक्स्ट सम, अभी बहुत ही सिंपल सा है नेक्स्ट वाला। देखो मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैक्सिमम सम आपके ले लूँ, एक दो रह जाएगा वो तुम लोग सॉल्व कर लेना टेक्स्ट बुक के पीछे से। मैंने सॉल्व एग्जाम्पल्स भी पूरे लिए हैं और टेक्स्ट के पीछे के भी पूरे लिए हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, बोलू। यस मिस। ये भी टेक्स्ट के पीछे का ही है। when 6 grams of oxygen when 6 grams of oxygen reacts with CLF as per when 6 grams of oxygen reacts with chlorine fluoride as per, see the reaction, 2ClF gaseous oxygen will give you Cl2O plus OF2। मतलब जब 6 ग्राम ऑक्सीजन रिएक्ट करता है तब, ठीक है। द एंथैल्पी चेंज इज, रिएक्शन लिख लो, द एंथैल्पी चेंज इज
एंथैल्पी चेंज मतलब डेल्टा एच कितना है 38.55 किलो जूल्स। मतलब जब 6 ग्राम ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा तो कितना एनर्जी रिलीज, कितना एनर्जी एब्जॉर्ब होगा 38.55 full stop. What is the standard enthalpy of the reaction? What is the standard enthalpy of the reaction? कैसे करेंगे? देखो क्या बोला है, जब भी हम लोग 6 ग्राम ऑक्सीजन लेते हैं तो 38.55 किलो जूल्स ऑफ हीट बाहर निकलता है, सॉरी ये एब्जॉर्ब होता है। व्हाट इज माय क्वेश्चन, टोटल रिएक्शन का कितना? तो टोटल रिएक्शन में ऑक्सीजन है कितना 32 ग्राम्स है ना, 32 है। है कि नहीं? 16 plus 16, so what is the answer? X is equals to 32 into 38.55 divided by 6। सॉल्व करो आंसर आ जाएगा, इतना ही है सम। समझा? गॉट एवरीबॉडी? 6 मिस ग्राम सिर्फ के लिए एक्स इतना निकालना तो, था। हाँ सिर्फ एक्स निकालना था। क्वेश्चन ऐसा है कि 6 ग्राम्स के लिए इतना एनर्जी लगा तो 32 ग्राम्स के लिए कितना लगेगा, क्योंकि पूरा टोटल इसका पूछा है ना, रिएक्शन का पूछा है। सो पूरा टोटल रिएक्शन में वी हैव ओनली 32 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन, दैट्स इट, खत्म। मिस ये किलो जूल का करना पड़ेगा ना? नहीं नहीं कोई जरूरत नहीं है ना, अभी हम लोग को आंसर किलो जूल्स में मिल जाएगा तो उसको वैसे ही छोड़ देने का, कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। समझा? मेरे को लगता है हाँ मैं नया मिस। चैप्टर स्टार्ट कर दूं, हो गया अपना सब सम। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन तो कर दे ही दो देती मैम। हूँ कुछ, है ना? पर बहुत कम लोग हैं आज अभी सुबह के टाइम पे, क्योंकि अभी सम तो सब हो गए, टाइम वेस्ट करके क्या मिलेंगे ना, थोड़ा स्टार्ट कर देती हूँ। क्योंकि सब ले लिया रे सम, सब हो गया, ऑलमोस्ट सब हो गया। कितने हो गए अब तक सम अपने, गिनो जरा। 15 तो हुए रहेंगे आराम से। व्हाट इज द आंसर? 77.1 किलो जूल। मेरे कुछ तो गड़बड़ किया है, 77 ही आएगा। रुको मैं कैलसी पे सॉल्व करूँ क्या एक बार। हाँ यश गुरव का आंसर एकदम बराबर है। लॉग से करो ना, कैंसलेशन मत करो। log of 32 plus log of 38.5, correct. Sakshi is also correct. हाँ correct, correct है कशिश। Priyanka is also correct. Answer is 205.6 kilojoules. हाँ मिस सेम आया। हाँ चलो ठीक है। So here we have done with the chapter called as thermodynamics. ठीक है, अब तक आपके मैंने 3 चैप्टर्स ले लिए, सोल्यूशन, आयनिक इक्विलिब्रिया एंड थर्मोडायनेमिक्स, और उसके न्यूमेरिकल्स वगैरह सब ले लिए हैं। नाउ we will start with a new chapter
which is electrochemistry. इसका सिर्फ इंट्रोडक्शन दे देती हूँ मैं आज, because we have half an hour. If you want, you can take 2 minutes का break. वॉशरूम वगैरह जाना है, जाके आ जाओ. 11:25 को स्टार्ट करते हैं. 2 minutes you can take a break. Just ऐसे relax करो. Then I will मैम start with the स्टार्ट new करो ना. chapter. 11:45 को start. फिर से कॉलेज का लेक्चर होता है. अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है. Now we'll start with the new chapter, that is electrochemistry, chapter number 5. ठीक है. What is electrochemistry? Electro means it is related with the electricity, correct? It is related with the electricity, and chemistry means chemical reaction. So it is a branch of, again, of physical chemistry that deals with the electricity and chemical reaction. What is the definition of electrochemistry? It is a branch of physical chemistry that deals with electricity and the chemical reaction. Correct? Now, these chemical reactions, हमेशा याद रखो, electrochemistry में जो भी आप chemical reaction पढ़ोगे, that will be redox reaction. हमेशा, मतलब पूरे chapter में आपको redox reaction ही पढ़ना है. What is redox reaction? When the reduction and oxidation takes place simultaneously. Correct? अब ये जो electricity and chemical reaction है, ये दो तरह से होता है. It is done in a special type of instrument called as electrochemical cells. Machine का नाम है ये, electrochemical cells, in which redox reaction takes place. These redox reactions are called as electrochemical reactions. देखो वापस से मैं बोलती हूँ. What is electrochemistry? It is a branch of physical chemistry that deals with electricity and the chemical reactions. Correct? These chemical reactions are redox reactions, which are also called as electrochemical reactions. Why they are called as electrochemical reactions? क्योंकि वो special type of cells में होते हैं, which are called as electrochemical cells. ये क्या है? Machine है, instrument है. So these are called as electrochemical cells. Now, there are two types of cells. One is called as electrolytic cells. Another one is called as galvanic cells or voltaic cells. Galvanic cells or voltaic cells. Correct? Electrolytic cell में क्या होता है? You are converting electrical energy into chemical energy. और यहाँ पर you are converting chemical energy into electrical energy. मैंने क्या बोला? Electricity and chemical reaction. तो यहाँ पे आप क्या करोगे? Electricity supply करोगे और chemical reaction produce करोगे. By supplying the electricity, you are doing a chemical reaction. यहाँ पर chemical reaction करके आप electricity generate कर रहे हो. That is what is called as electrolytic cells, and this is called as galvanic cells or voltaic cells. इतना समझा मैंने क्या बोला? Electrochemistry, it is a branch of physical chemistry that deals with electricity and the chemical reactions. Correct? These chemical reactions are basically redox reaction. Redox reaction क्या होता है? Reduction and oxidation takes place simultaneously. And these reactions which are taking place in the electrochemical cells. What are electrochemical cells? These are the instruments or the machines in which electrochemical reactions takes place. And what are these electrochemical reactions? Redox reactions. कितने टाइप के सेल्स है अपने पास? दो टाइप के सेल है. पहले वाले सेल का नाम क्या है? इलेक्ट्रोलिटिक सेल. दूसरे वाले सेल का नाम क्या है? गैल्वेनिक सेल्स और वोल्टाइक सेल्स. इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या होता है? वी आर कैसे याद रखने का? देखो, ई फॉर इलेक्ट्रोलिटिक, ई फॉर इलेक्ट्रिकल एनर्जी. तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या होगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टिंग इनटू केमिकल एनर्जी. गैल्वेनिक सेल में केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. अब आप पूछोगे मिस व्हाई वी हैव टू स्टडी दिस चैप्टर, दिस इज सो, ऐसे क्यों पढ़ना है ये? ठीक है. फर्स्ट थिंग, in the production of soap we are using NOH and the electricity we are supplying. So in the production of soap it is very important by using NaCl. ठीक है. Point number 2, it is used in the electro refining. Have you heard about electro refining? जब आप reactive metals निकालते हो, शायद 10th standard में पढ़ा होगा. When you are taking out the reactive metals, brine लेते हैं, पता है? उसके अंदर दो इलेक्ट्रोड डालते हैं,
उसको इससे कनेक्ट करके NaCl इसके अंदर डालते हैं. When you pass the electricity, Na plus और Cl minus separate होता है. Na plus will go to negative electrode, Cl minus will go to positive electrode, and इस तरह से हम लोग सोडियम सेपरेट करते हैं. स्कूल में पढ़ा होगा, याद है क्या? 9th स्टैंडर्ड में था वो चैप्टर में, 9th या 10th में था. So electro refining means it is used for the purification of your metals. Whatever the metals we are taking out from the mines or the ores or the minerals, ठीक है, that can be purified by using these electrochemical processes. ठीक है. उसके बाद एक process होता है which is called as electroplating. Have you heard about electroplating? सोने चांदी के ऊपर सोने का पानी चढ़ाते हैं, सुना है ना? So that is called as electroplating. If you'll go to the jewelry shop and we will ask the jeweler कि भाई हमको दिखाओ आप कैसे करते हो, तो he will show you electrochemical cells. ठीक है, जिसकी वजह से वो क्या करता है, एक मेटल का कोटिंग दूसरे मेटल के ऊपर करता है. That is called as electroplating. So that is why this is very important. ठीक है. Then batteries which we are using in our day-to-day life, लैपटॉप का बैटरी, ठीक है, मोबाइल का बैटरी, फिर अपने पास अपना वॉच है, ठीक है, वॉच का बैटरी, टॉर्चेस, देन वाटर का ये अपना हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल, ऑल दोस कम्स अंडर द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. इसके लिए चैप्टर इंपॉर्टेंट है ना, बिकॉज वी आर यूजिंग ऑल दीज थिंग्स इन आवर डे टू डे लाइफ. देयर आर सम बैटरीज व्हिच आर रिचार्जेबल. फॉर एग्जांपल लैपटॉप का बैटरी, मोबाइल फोन का बैटरी, दीज आर रिचार्जेबल. बट द बैटरी सच एज टॉर्च का बैटरी हो गया या फिर वॉच का बैटरी हो गया, वो रिचार्जेबल नहीं है. So why they are not rechargeable? Why some batteries are rechargeable? What are the reactions exactly taking place? That all we are going to study in this chapter. समझा? That is why this is very important. Even the fuel cells, hydrogen oxygen fuel cell, fuel कैसे यूज होता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. That is what is very very important. And how to do the coatings. कोई भी मेटल उठाया, किसी भी मेटल के ऊपर कोट कर दिया, ऐसा नहीं चलता है. So there is one series called as electrochemical series. उस सीरीज के अकॉर्डिंग ही आप एक मेटल को दूसरे मेटल के ऊपर कोट कर सकते हो. Understood? That is why it is very important to study this chapter. यहाँ तक इंट्रोडक्शन सबको समझ आया? अभी कुछ लिखना नहीं है, जब लिखने का होगा ना तब मैं बोलूंगी आपको. यहाँ तक सबको समझा कि नहीं, पहले इतना बोलो. Yes, ma'am. Everybody understood? ठीक है, बहुत लिखा है आपके बुक में, बहुत लिखा है, एकदम भर भर के लिखा है. तुम लोग घर में बैठ के एकदम सुकून से पढ़ोगे क्या लिखा है. इलेक्ट्रोलाइट्स नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स देखो इसमें भी दिया है. वापस से सिखाऊं क्या तुम लोग को मैं? इलेक्ट्रोलाइट नॉन इलेक्ट्रोलाइट आता है ना अभी? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट पता है ना, कि वापस से बोलूं? चलो अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे यहाँ पर. सबसे पहले मैंने क्या बताया आपको, वी आर स्टडिंग electrochemistry. Electrochemistry deals with electricity and chemical reactions which are taking place into the electrochemical cells. These electrochemical cells are involved in which type of reaction? Electrochemical reactions. ठीक है. Now these electrochemical cells are of two types. एक हो गया electrolytic cell, दूसरा हो गया voltaic cell. ठीक है. इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, यहाँ पर केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. इंपॉर्टेंट समझ में आ गया सबको? नाउ नेक्स्ट टॉपिक व्हिच वी आर गोइंग टू स्टडी हियर इज कंडक्टर्स. व्हाट आर कंडक्टर्स? द सब्सटेंसेस व्हिच अलाउज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देम. ठीक है. The conductors are the substances which will allow the flow of electricity through them are called as conductors. ठीक है. जो भी substance में से electricity flow होती है it is called as conductors. There are two types of conductors. एक होता है electrolytic conductors और दूसरा होता है metallic conductors. अब metallic conductor तो सभी को पता है. What is metallic conductors? Only the flow of electricity. Electrons will flow. बराबर है ना. Electrolytic में क्या होगा बच्चों? There will be electrons. Electricity will separate the ions. ठीक है. Suppose मैं एक example लेती हूँ. I have over here
NaCl. ठीक है, what I will do, I will take a cell. Cell मतलब एक बीकर ले लो, उसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड डाल दो. One will be connected with the positive terminal of the battery. तो जो पॉजिटिव टर्मिनल को जाएगा वो बन गया आपका एनोड, और जो नेगेटिव टर्मिनल को जाएगा वो बन गया आपका कैथोड. इतना पता है ना सबको. और इसके अंदर क्या डाल दिया मैंने, NaCl. जैसे ही आप बटन ऑन करोगे, what will happen, this NaCl will break up as Na plus and Cl minus. Correct? Na plus will go and deposit here और Cl minus यहाँ से बाहर उड़ने की कोशिश करेगा. Correct? So in this case there are the formation of number of ions. तो जब ये ions move होते हैं तो इसके अंदर conduction होता है. That kind of conductors are called as electrolytic conductors. What are electrolytic conductors? These are the conductors in which conduction of electricity takes place due to the movement of ions. That is most important. Due to the movement of ions. समझ आया? Because what is happening over here? More the number of ions, greater will be the movement of ions, and greater will be the generation of electricity. It will be a good conductor. आ रही है बात समझ में? What are conductors? The substances which will allow the flow of electricity through them are called as conductors. There are two types of conductors. First is called as electrolytic conductors. What are electrolytic conductors? These are the conductors in which conduction will take place due to the movement of ions. करेक्ट? हमेशा क्या होगा, जितने ज्यादा आयंस बनेंगे उतना ज्यादा कंडक्शन होगा. करेक्ट है? अब मुझे बताओ यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यहाँ पर आर यू डूइंग एनी केमिकल? क्यों नहीं हो रहा है? हो तो रहा है ना. NaCl ब्रेक हो गया. कौन से फॉर्म में? Na प्लस सॉलिड बन गया, Cl क्लोरीन गैस बन गया, उड़ गई गैस. so there is a chemical reaction. करेक्ट? अब मेटालिक कंडक्शन में क्या होगा, है ना, केमिकल रिएक्शन हो गया उधर. मेटालिक कंडक्शन में क्या होगा, देखो ये सपोज मैंने एक ब्लॉक लिया, आयन का ब्लॉक है सपोज, Fe सब जगह पर. अभी यहाँ पे क्या होगा, ओनली इलेक्ट्रॉन्स विल स्टार्ट मूविंग. करेक्ट? आर योर आयंस आर मूविंग. Fe आयन घूम रहा है क्या कहीं पे? कहीं नहीं घूम रहा है. हु इज मूविंग? ओनली इलेक्ट्रॉन्स. सो व्हाट आर मेटालिक कंडक्टर्स? These are the conductors in which conduction of electricity takes place due to the movement of electrons. Due to the movement of electrons. That is very important. Correct? Is there any chemical reaction takes place? No, there is no chemical reaction. Only electrons are moving here and there, and that is why they are called as metallic conductors. इतना समझा? अब रेजिस्टेंस तो दोनों भी इसमें होगा, वो रेजिस्टेंस का मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगी आपको. ठीक है? यहाँ तक सबको समझ आ गया? अभी यहाँ पर movement of ions will takes place, यहाँ पर movement of electrons will takes place. Here there is a chemical reaction, here there is no chemical reaction. Here there is a transfer of species. Am I right? Species are transferring positive to negative, negative to positive. But in this case there is no transfer of species. समझा? और इस केस में क्या होता है पता है? जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, इसका कंडक्टिविटी बाद में कम हो जाता है. In this case, as the temperature increases, conductivity increases. क्यों increase होगा? बोलो. Because ions will start moving faster. है ना? Ions बहुत fast घूमना चालू कर देंगे. Yes. So that is why उनका पोटेंशियल बढ़ेगा. पोटेंशियल बढ़ेगा. Correct. And because of that, its conductivity will increase. यहाँ पे क्या होगा, थोड़ी देर के बाद जितने आयंस थे सब टूट गए ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ आयंस जो थे वो सब ब्रेक हो गए. तो अभी टेम्परेचर बढ़ा के भी कुछ मीनिंग नहीं है. तो आफ्टर सम टाइम वो कुछ होगा नहीं, फर्क नहीं होगा. लेकिन इसमें क्या होता है, एज यू आर गोइंग टू इंक्रीज द टेम्परेचर, इट विल गिव यू द बेटर कंडक्शन. यहाँ तक सबको समझा? मैं लिखवाऊंगी आपको इसका डिस्टिंग्विश, ये सब टेंशन मत लो. आई विल गिव यू एवरीथिंग इन राइटिंग पार्ट ऑल्सो. मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन आपको दे रही हूँ. यहाँ तक सबको समझा? यहाँ तक सबको समझा है जो लिखा है पेज पे? Any questions till now? I hope I am not going very fast. Sure? Hello? Yes, We will write No, down miss. everything. हाँ ठीक है. अभी देखो तुम लोग का फेवरेट टॉपिक
इलेक्ट्रोलाइट्स। अब तक मुझे लगता है तीसरी बार पढ़ रहे हो इलेक्ट्रोलाइट। चलो बताओ अभी इलेक्ट्रोलाइट क्या है। और ये चैप्टर में तो इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में ही पढ़ना है भर भर के। इसके लिए इधर दिया हुआ है वापस, मैं लिखवाऊंगी सब आपको, बिल्कुल टेंशन मत ले लो। आई विल गिव। बहुत लिखा है तुम लोग के टेक्स्ट बुक में, फालतू टेक्स्ट बुक बना है एकदम। इतना सारा क्या लिखने का, सिंपल सिंपल चीज को इतना कॉम्प्लिकेटेड करके दिए है। व्हाट आर इलेक्ट्रोलाइट, चलो बोलो। मिस वो सब्सटेंस जो ब्रेक करने के बाद आयंस देते। वेरी गुड। द सब्सटेंसेस which dissociates in the form of their ions in aqueous solution। यानी मैंने 4 वर्ड्स बताए थे। substance dissociate ions aqueous solution। The substance which will dissociate in the form of their ions in the aqueous solution are called as electrolytes। ठीक है, अभी ions 2 types के होते हैं, positive and negative। चलो, electrolytes are of how many types? 2 types। First one is called as strong electrolyte, another one is called as weak electrolyte। याद है बताया था मैंने, what are strong electrolytes? The substances which dissociate in the form of their ions in the aqueous solution to the greater extent, correct? More number of ions will form, so they are called as strong electrolytes। example क्या बताया था मैंने? all the strong acids and strong bases। आपको याद है डायग्राम बना के भी किया है हमने, डू यू रिमेम्बर? मैंने पूछा था कौन सा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, कौन सा वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ऐसे बीकर्स बनाए थे, याद है? उसके दिले और बल्ब लगाया यस था, मैम। याद आ गया? हाँ, ठीक है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, द सब्सटेंसेस which dissociates to the greater extent are called as strong electrolytes। कैसे याद रखना है? all the strong acids and strong bases are strong electrolytes। what are weak electrolytes? the substances, देखो यही लाइन याद रखने का, the substances which dissociates in the form of their ions in the aqueous solution to the lesser extent। इसका भी मैं डिस्टिंग्विश दे दूंगी आपको, डोंट वरी, ठीक है? to the lesser extent are called as weak electrolytes। So what are the examples of weak electrolytes? All the weak acids and weak bases are weak electrolytes। ठीक है? और क्या बताया था मैंने इसमें? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में अल्फा क्या होता है? अप्रोक्सीमेटली 1 होता है। इसमें अल्फा मच लेसर देन 1 होता है। अभी तो आयनिक इक्विलिब्रियम भी हो गया अपना चैप्टर, तो अभी अल्फा समझ में आया रहेगा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अप्रोक्सीमेटली 1 होता है, मींस इट इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। इसमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बहुत कम होता है 1 से, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज वीक इलेक्ट्रोलाइट। ओके, नाउ टेल मी व्हाट आर नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। What are non-electrolytes? बोलो। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होएगा? अगर इलेक्ट्रोलाइट्स आयन देते हैं तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स they will not produce ions ना? आयंस नहीं देंगे। हाँ, they will not produce ions in the aqueous solution, not at all। तो मुझे बताओ क्या इस चैप्टर में नॉन इलेक्ट्रोलाइट के बारे में मैं पढ़ सकती हूँ? अगर मुझे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, मुझे या तो इलेक्ट्रॉन्स चाहिए या तो नंबर ऑफ आयंस चाहिए, तो क्या मैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट कंसीडर करूँ पूरे चैप्टर में? नहीं, नहीं मैम। आई एम नॉट, मैं इसको भाव ही नहीं दूंगी नॉन इलेक्ट्रोलाइट को। इसको भाव कौन से चैप्टर में मिल गया? सोल्यूशन में मिल गया। नॉन इलेक्ट्रोलाइट के बारे में भर भर के पढ़ लिया। इस पूरे चैप्टर में आप पढ़ोगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में। बहुत ही कम जो है डिस्क्रिप्शन है नॉन इलेक्ट्रोलाइट के बारे में, बिकॉज नॉन इलेक्ट्रोलाइट हमारा यूज ही नहीं है ना इस चैप्टर में। वी आर टॉकिंग अबाउट नंबर ऑफ आयंस, वी वांट नंबर ऑफ आयंस so that we can conduct the electricity। that is why non electrolytes को इतना भाव नहीं देने का है। इतना क्लियर हो गया यहाँ तक? any doubts, any questions, any queries? किसी को कुछ पूछना है? we will write down in the next lecture everything nicely, definition सबका, classification, इन दोनों का डिस्टिंग्विश, इलेक्ट्रोलाइट नॉन इलेक्ट्रोलाइट का डिस्टिंग्विश सब लिखवाऊंगी मैं, डोंट वरी, ठीक है? चलो अभी नेक्स्ट टॉपिक में बताती हूँ आपको, बहुत सिंपल है, शायद तुम लोगों को पता भी होगा। we will study, before starting with the main chapter you should know some terms। जैसे आपको पता चल गया कि इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स क्या होता है, मेटालिक कंडक्टर्स क्या होता है, ठीक है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, ठीक है? व्हाट आर इलेक्ट्रोलाइट्स, व्हाट आर नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, व्हाट आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, व्हाट आर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स,
तो जैसे जैसे मैं आगे टर्म्स यूज करूंगी, आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू द डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल दिस, आई कैन डायरेक्टली यूज ना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो आपके दिमाग में आ जाएगा कि अच्छा हाँ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। जैसे मैंने बोला मेटालिक कंडक्टर, आपके दिमाग में क्या आ जाएगा, ये देयर इज अ कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऐसा, ठीक है। सो नाउ देयर आर सम मोर टर्म्स, अभी हम लोग इंग्रेडिएंट्स जमा कर रहे हैं, अभी हम लोगों ने मेन पार्ट चालू नहीं किया है चैप्टर का। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रेजिस्टेंस। जब भी आप कंडक्टेंस पढ़ोगे, the most important part over here is resistance. What is resistance? It is denoted by the symbol R. Am I right? It is denoted by the symbol R, which is called as resistance. What is resistance? It is the obstruction or opposition to the flow of current. Correct है ना? To the flow of current. मतलब सपोज ये वायर है, इस वायर से आप इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहे हो फ्रॉम हियर टू हियर, 100% कंडक्शन होता है क्या कभी? नॉट पॉसिबल। देखो कल ही पढ़ा था सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, 100% कन्वर्जन इज नॉट हाँ पॉसिबल नहीं ओनली, होएगा मैम। नहीं होएगा ना। सुपर कंडक्टर्स होते हैं, उसमें बहुत सारे मॉडिफिकेशंस करके आप रेजिस्टेंस जीरो कर सकते हो, बट नेचुरली ऐसे पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल है। तो 100% कंडक्शन तो होगा नहीं, देयर विल बी अ रेजिस्टेंस जो उसको रोकेगा, दैट इज कॉल्ड एज रेजिस्टेंस, ठीक है। So what is resistance? It is represented by R. It is the obstruction or opposition to the flow of current. ठीक है? Point number 3. Resistance is directly proportional to length and inversely proportional to area of cross section of wire. ये पता है, फिजिक्स में पढ़ा होगा। Resistance is directly proportional to length and inversely proportional to area of cross section of wire. करेक्ट। चलो यूनिट, यूनिट क्या आएगा रेजिस्टेंस का? ओम, ऐसे लिखते हैं ओम। ये हो गया आपका रेजिस्टेंस। बोलो कुछ डाउट है? मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रही हूँ आपको, मैंने अभी तक आपको मेन चैप्टर नहीं सिखाया है। ऐसे 4 चीजें आपको पढ़नी। रेजिस्टेंस समझा? चलो अभी नेक्स्ट इसका ही नेक्स्ट है कंडक्टेंस, ठीक है। अच्छा चलो रेजिस्टिविटी पढ़ा देती हूँ, कंडक्टेंस बाद में पढ़ाएंगे। रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है। हैव यू हर्ड अबाउट दिस रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस? पता है बच्चों? यस और नो एटलीस्ट। रो पता है क्या? रो, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय रो, सिंबल रो। हाँ हाँ, अभी देखो यहाँ पे क्या बोला है, ये भी रेजिस्टेंस है, ये भी रेजिस्टेंस है। दिस इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। अभी बहुत सिंपल सी चीज ले लो, आप अपनी मम्मी को बोल रहे हो मैं जा रही हूँ, जनरल स्टेटमेंट है ऐसा वाला, जनरल स्टेटमेंट रेजिस्टेंस। बट व्हेन यू आर स्पेसिफाइंग मैं कॉलेज जा रही हूँ, मतलब यू आर स्पेसिफाइंग द थिंग, यू आर ऑल्सो वी आर स्पेसिफाइंग द थिंग that it is your specific resistance. So it is represented by rho. Point number 2, correct? It is the resistance, but when length of the wire is 1 centimeter square and 1 centimeter and area is 1 centimeter square, or you can write down 1 meter or 1 meter square. आपने यहाँ पे स्पेसिफाई किया ना कितने एरिया में आप रेजिस्टेंस देख रहे हो, 1 मीटर स्क्वायर एरिया में देख रहे हो। कितने लेंथ का आप रेजिस्टेंस देख रहे हो, 1 मीटर का देख रहे हो। यहाँ पे आपने स्पेसिफाई किया, यहाँ पे आपने स्पेसिफाई नहीं किया। Getting my point? What I'm trying to say? So this is also resistance. This is also resistance. This is the obstruction to the flow of current. Yes, this is also obstruction. But when the length of the wire is 1 meter and area of cross section is 1 meter square, आपने आपने specify कर दिया। Yes, जिनका लेक्चर है वो जा सकते हैं बच्चों। Yes, please. Understood this much part? अब देखो अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा, R का ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन निकालने के लिए I will write down rho into L by A, correct? So rho is equals to R into A by L. यूनिट निकालो ओम, रेजिस्टेंस का यूनिट क्या है ओम, एरिया का यूनिट क्या है मीटर स्क्वायर।
इसका यूनिट क्या है? मीटर। मीटर मीटर कैंसिल, ओम मीटर और ओम सेंटीमीटर इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। ये सबको समझा? पहले इतना बोलो, ये दोनों पार्ट समझ आ गया अच्छे से? रेजिस्टेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय R. It is the obstruction or the opposition to the flow of current. Resistance is directly proportional to length and inversely proportional to area of cross section of your wire. ठीक है? It is having a unit called as ohm. अभी ये भी रेजिस्टेंस है, ये भी रेजिस्टेंस है, दोनों में क्या फर्क है बताओ मुझे? यहाँ पर आपने कितना लेंथ लिया वायर का, कितना एरिया लिया, वो स्पेसिफाई नहीं कर रहे हो। ठीक है? हियर यू आर स्पेसिफाइंग द थिंग्स दैट आपने लेंथ कितना लिया, 1 मीटर लिया या 1 सेंटीमीटर लिया। जैसे मैंने आपको बोला कि कॉलेज जा रहे हो, नहीं ये जा रहे हो और ये कॉलेज जा रहे हो। अंडरस्टूड? सो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज रेजिस्टिविटी। आई होप इट इज क्लियर। लिखो मत कुछ भी, मैं सब लिखवाऊंगी, डोंट वरी। यूनिट कैसे निकाला समझा? ओम मीटर, ओम सेंटीमीटर। Everybody understood this much part? Okay. Am I too fast? सबको समझ रहा है ना अच्छे से? ये तो फिजिक्स में थोड़ा बहुत किया होगा, थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा। ओके ठीक है। अभी नेक्स्ट टॉपिक है अपना कंडक्टेंस। अभी जो कंडक्टेंस है इट इज रिप्रेजेंटेड बाय G। ठीक है? दिस कंडक्टेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय G। इसका डेफिनेशन क्या होगा पता है? इट इज द ईज ऑफ फ्लो ऑफ करंट। यस और नो? इट इज द ईज ऑफ फ्लो ऑफ करंट। ये क्या था? ऑपोजिशन। जब आप करंट फ्लो कर रहे हो तो रास्ते में जो रुकावट बन रहा है दैट इज योर रेजिस्टेंस। और ये क्या चेक करता है? कितना इजीली आपका करंट फ्लो हो रहा है। करेक्ट? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय G। इट मेजर्स द ईज ऑफ फ्लो ऑफ करंट। कैन आई से इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस का ऑपोजिट है ये कंडक्टेंस। yes or no? Is it the reciprocal of your resistance? क्योंकि रेजिस्टेंस ऑब्स्ट्रक्शन मेजर करता है, ये इजीनेस मेजर करता है। यहाँ पर क्या रुकावट है वो मेजर कर रहे हो, यहाँ पे कितना इजी है वो मेजर कर रहे हो। करेक्ट? सो इट इज द ऑपोजिशन, सॉरी इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ योर रेजिस्टेंस। यूनिट बताओ क्या आएगा? यूनिट क्या आएगा? पर ओम ना। और इसको क्या बोलते हैं? सीमेन, which is represented by capital S। इतना क्लियर? कंडक्टेंस। तुम लोग को ऐसे बाउंसर तो नहीं जा रहा है ना? बहुत ज्यादा पढ़ा रही हो ऐसे तो नहीं हो रहा है ना? हेलो, समझ रहे हैं ना? ऐसे बाउंसर तो नहीं जा रहा है? हाँ ठीक है। इसके बाद अभी कल एक ही डेफिनेशन पढ़ाते हैं, फिर मैं आपको छोड़ देती हूँ। ये तीनों समझा? अभी हो गया कंडक्टेंस। अभी हम बात करेंगे किसकी? कंडक्टिविटी की। कंडक्टिविटी और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्पेसिफिक कंडक्टेंस। अभी देखो ये भी वापस से कैसे हो गया? कंडक्टेंस है, ये भी कंडक्टेंस है, बट आप यहाँ पे अभी स्पेसिफाई करोगे। तो यहाँ पे कंडक्टिविटी इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल K which is called as kappa. It's a Greek word. Kappa stands for K. ठीक है? It is also what? Conductance, but you are going to specify it is a conductance when the length is 1 meter and area of cross section is 1 meter square. That is what is called as conductivity or specific conductance. देखो डिफरेंस क्या है? यहाँ पर रेजिस्टेंस वर्ड यूज करना है, यहाँ पर कंडक्टेंस वर्ड यूज करना है। समझ रहे? सो दिस इज ऑल्सो कंडक्टेंस, दिस इज ऑल्सो कंडक्टेंस, बट ये क्या था? स्पेसिफिक नहीं था। आप बस बोल रहे हो कि हाँ जा रहा हूँ। यहाँ पे क्या है? यू आर गोइंग टू द कॉलेज, तो यू आर स्पेसिफाइंग इट इज ऑल्सो द कंडक्टेंस, बट when length is 1 meter and area is 1 meter square. अब अगर मैंने बोला कि conductance is a reciprocal of resistance, so can I say conductivity is a reciprocal of resistivity? बराबर है ना? अगर कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल है तो कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल हो सकता है कि नहीं हो सकता है? बराबर? चलो रो का वैल्यू क्या था? K is equals to 1 upon R into A, और L ऊपर चला जाएगा।
1/r का यूनिट कितना है? पर ओम। लेंथ का यूनिट कितना है? मीटर। इसका यूनिट क्या है? मीटर स्क्वायर। कैंसिल हो गया। पर ओम पर मीटर। इज इट? यस और नो? यूनिट। दूसरा क्या लिख सकते हैं? पर ओम पर सेंटीमीटर। और क्या लिख सकते हैं? सीमेन पर मीटर और सीमेन पर सेंटीमीटर। ये चारों यूनिट्स पॉसिबल है कि नहीं इसका? पहले इतना बोलो मुझे। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? हेलो? यस बाबा मिस। सबको समझा कैसे निकाल रहे हैं हम लोग? वापस से बताती हूँ। देखो व्हाट वी आर डूइंग हियर। रेजिस्टेंस समझा? इट इज ऑब्स्ट्रक्शन। रेजिस्टिविटी ये भी ऑब्स्ट्रक्शन है, बट ये स्पेसिफाइड नहीं है, ये स्पेसिफाइड है। यूनिट कैसे? सब मैं लिखवाऊंगी आपको, डोंट वरी। देन वी हैव टॉक्ड अबाउट कंडक्टेंस। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय G। कंडक्टिविटी इज रिप्रेजेंटेड बाय K। ये स्पेसिफिक नहीं है, ये स्पेसिफिक है। यहाँ पर आप लेंथ बताते हो, एरिया बताते हो, यूनिट बताते हो, एवरीथिंग। ठीक है। और इसका यूनिट क्या है? पर ओम और सीमेन। इसका यूनिट क्या आएगा? पर ओम पर मीटर, पर ओम पर सेंटीमीटर, सीमेन मीटर इनवर्स और सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, आज के लिए इतना काफी हो गया। तो तुम लोग को सब ऊपर से जाएगा। 5 मिनट बचा है। आई विल लीव यू 5 मिनट्स अर्ली। कुछ डाउट है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में? नेक्स्ट टाइम जब अपन आएंगे ना कल मॉर्निंग में, तो मैं वापस से रिवाइज करूंगी एंड वी विल राइट डाउन द थिंग्स। ठीक है। तो अभी जहाँ तक पढ़ाया है, देखो मैं बताती हूँ मैंने कहाँ तक पढ़ा दिया तुम लोग को। पेज नंबर थोड़ा बहुत 92 तक तो पहुंच ही गए हम लोग। कुछ है नहीं पूरे चैप्टर में, बहुत इंट्रोडक्शन है। 2-3 पेजेस हो भी गया अपना। मैंने एकदम अच्छे से ऐसे पॉइंट वाइज आपको बता दिया। 92 तक तो नहीं हुआ है अपना, सॉरी। हाँ 92 का हाफ पेज तक हो गया है। ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में वी विल राइट डाउन एवरीथिंग प्रॉपर्ली, नाइसली। एक अच्छा सेपरेट नोटबुक लेके आना। इसमें भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स है, बहुत सारे। तो एक 200 पेज का अच्छा सा बुक ले लेना, उस पर लिख देना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। पूरा बुक ही लगेगा तुम लोगों को। पेपर 1 के चैप्टर सब बड़े बड़े हैं। ठीक है। So in the next lecture, we will continue this. We will write down first and then we will proceed further. I hope it is very clear. ठीक है? Okay, welcome. Bye bye. See you tomorrow. Bye bye. लीव करती हूँ, ठीक है? एंड करती हूँ। बाय बाय।